So our topic for today, that is percentage composition and molecular formula. क्या होता है percentage composition? Percentage composition का मतलब हुआ हमें ये पता है कि कोई भी molecule है वो atoms की combination से बना है ना? हर एक में अगर हम लें कि कोई भी molecule है तो उसमें minimum number of 2 atoms होंगे. अगर वो homoatomic molecule है तो उसके पास same number of atoms present रहते हैं. ठीक है, पर अगर हमारे पास heteroatomic molecule है तो उसके पास different number of atoms रहते हैं. जैसे for example हमने water ले लिया. अब water में hydrogen और oxygen present है. Percentage composition का मतलब हुआ कि कितना hydrogen present है और कितना oxygen present है, वो percentage composition होती है. कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे. सो मॉलिक्यूलर मास वाटर का जो है दैट इज इक्वल टू 18. यस सर. राइट. सो अगर हमको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन करना है तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास इनटू 100. दिस इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? इट विल गिव अस द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. Weight of hydrogen over here is 2 upon 18 into 100. ठीक है, ये 9 से आ गया. So इसका 11.11% ये आ जाएगा. ओके. अब दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है तो एक ही एलिमेंट और है तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम कैसे कर सकते हैं? हम 100 से माइनस कर देंगे 11.11%. Yes sir. ठीक है. So that is going to give us 88.89%. 88.89%. Right? Yes. So amount of oxygen present is this. So this is the simplest example which we can take. Let's take another example. अगर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड. Molecular mass of carbon dioxide is 44. Yes sir. Okay. अब अगर हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट करनी है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 12/44 इनटू 100. तो ये आ गया 22. 77 और फिर से 30. सो अप्रोक्सीमेटली इट इज 27.2%. ठीक है. और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो 100 माइनस 27.2 that is going to be equal to 72.8%. राइट. सो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं. अब एक हम लोग थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल का भी एग्जांपल देखते हैं. Let's take an example of NaOH. Molecular mass of NaOH that is 40. अब इसके अंदर आप देख लो there are 3 different elements. एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है. तो हम पहले परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालते हैं. एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज 23/40 into 100. ठीक है, ये कट गया. 11.5. ठीक है. So this comes to 57.5%. ठीक है. उसी तरह से फिर अब हमको दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 डिवाइडेड बाय 40 into 100. ठीक है. 40%. राइट. फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं. अब हाइड्रोजन की परसेंटेज के लिए हम 100 माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे. 57.5 प्लस 40. तो 100 माइनस 97.5 2.5%. ठीक है. So this is how we will calculate the percentage composition. एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं. Let's take the example of
glucose, Yes, sir. right? Molar mass of glucose, that is 180. Yes, sir. ठीक है? So हम percentage of carbon निकालते हैं. There are 6 carbons. So 6 into 12 is 70. 72. Amount of carbon present is 72. 180. 18 4 are 72 आ जाएगा. Yes, ma'am. ठीक है? So 4 into 10 that is equal to 40%. Right? उसके बाद हाइड्रोजन निकालते हैं. Percentage of hydrogen that is equal to 12 है. 12 into 1 is 12. Yes, sir. 12 divided by 180 into 100. 12, 15. Yes, sir. ठीक है? 20 divided by 3 means 6.6%. 6.66%. रेगुलर डेसिमल आ जाएगा. अब आपको निकालना है ऑक्सीजन. So percentage of oxygen क्या हुआ? 100 minus 40 plus 6.66. So 100 minus 46.66. ठीक है? 90 में 6 is 3 and 90 में 4 is 5. So the answer is 53.34%. Yes, sir. Have you understood? Yes, ma'am. अभी परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिंक्ड है, which is the empirical and the molecular formula. So let's Alright. Now, when we are talking of empirical and molecular formula, तो empirical formula पहले हम डिस्कस करते हैं. Empirical formula जो है, this is the simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio of all the elements present. All the elements present in the compound. Okay? So जो भी elements हैं उसकी क्या रेशो है वो empirical formula होता है. जैसे for example अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें ग्लूकोज का. So ग्लूकोज हुआ C6H12O6. ठीक है? अब अगर हम रेशियो इसमें देखें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो 6 1s are 6, 6 2s are 12 and 6 1s are 6. So the ratio that is 1:2. Right? So if it is 1:2:1, इसका मतलब जो empirical formula ग्लूकोज का है वो क्या होगा? 1:2:1. Yes, sir. Have you understood? अब empirical formula हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए हम कॉलम्स बनाएंगे, फिर हम एग्जांपल्स लेंगे 2. सबसे पहले फर्स्ट वाले कॉलम में हमको चाहिए परसेंटेज. राइट? सो लेट्स से कि एक कोई कंपाउंड है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. क्वेश्चन में आया कि एक कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दे हैव सेड दैट द परसेंटेज of carbon that is equal to X, right? Yes. And the percentage of hydrogen is equal to Y. ये हमको percentages दे रखी है. फिर उसके बाद हम percentage जब हमारे पास आ जाती है तो हम number of moles calculate कर लेते हैं. Number of moles हम कैसे calculate करेंगे? Percentage given divided by its atomic mass. जैसे यहाँ पे X परसेंटेज दी है. Yes, ma'am. और कार्बन का एटॉमिक मास 12 है. Yes, sir. तो x/12 ले लेंगे हम. ओके? उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज y डिवाइडेड बाय 1. Okay, yes, sir. एटॉमिक मास लेना है इसलिए हम डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं. ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि लेट्स से कि ये x डिवाइडेड बाय 12 जो है वो a आ गया एंड y डिवाइडेड बाय 1 जो है वो y आ जाएगा. Yes, sir. राइट? अब इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी
जो छोटी वैल्यू होती है उससे हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से कि छोटी वैल्यू y आई है, ठीक है। तो अगर y छोटी वैल्यू है तो हम इसको भी y से डिवाइड करेंगे और हम इसको भी y से डिवाइड करेंगे, राइट। फिर a divided by y, let's say that comes to b, Yes, sir. and y divided by y comes to 1. So the empirical formula of the compound will be CBH. ठीक है, दोबारा से देखो, हम एग्जाम्पल भी लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें इस तरह से हमने एक टेबल बनाना है जिसपे सबसे पहले एलिमेंट का नाम आ गया, Yes, sir. उसकी परसेंटेज दे रखी है x and y, Yes, sir. ठीक है। अब हमको इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो रेशियो को हम उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर देते हैं। Yes. यहाँ पे हमने x को 12 के साथ डिवाइड कर दिया और यहाँ पे हमने y को 1 के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये let's say x divided by 12 is coming to a Yes, sir. and y divided by 1 will come to y. Yes, sir. तो जो इन दोनों में से छोटा होगा उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। छोटा वाला let's say is y, राइट। Yes, sir. तो हम a डिवाइडेड बाय y और यहाँ पे y डिवाइडेड बाय y, Yes, sir. a डिवाइडेड बाय y आ गया b और y डिवाइडेड बाय y आ गया 1। So formula of the compound, empirical formula, that is going to be CBH. ठीक है? Yes, sir. So let's take one example over here. Okay. हम एक example ले लेते हैं empirical formula का. The question is the molecular mass of an organic compound of an organic compound is 78, ठीक है, and its percentage composition is carbon is equal to 92.4%, right? Yes. And hydrogen is equal to 7.6%. Yes, sir. Calculate the empirical formula and the molecular formula. दोनों उन्होंने हमें बोले, तो हम टेबल बनाते हैं। पहले हमारे पास कार्बन है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है। Yes, sir. कार्बन है 92.4% और हाइड्रोजन है 7.6। So as I told you, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 92.4 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ। Yes, sir. और 7.6 को 1 के साथ, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 7.7। जब आप 92.4 को 12 से डिवाइड करोगे, आंसर कम्स टू 7.7। Yes, sir. और यहाँ पे 7.6 आंसर आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, 7.6। सो हम क्या करते हैं, छोटे वाले से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। This will approximately come to 1 only. 7.7 divided by 7.6 is 1 only. उसी तरह से this is also 1, ठीक है, 1। So formula क्या हो गया, empirical formula C1H1, Yes, sir. ठीक है। This is the empirical formula. अब molecular formula हम कैसे निकालेंगे, इससे हमें molecular weight दे रखा है, right? So we have to calculate N. What is N over here? That is molecular mass upon empirical formula mass, ठीक है। This is N, molecular mass upon empirical formula mass. Molecular mass given to us is 78, Yes, sir. क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। Yes, sir. और empirical formula mass आप कैलकुलेट कर लो, 12 plus 1, that is 13, 6 up. Yes, sir. So N is coming as 6. Then what is the molecular formula? Molecular formula, that is going to be what? N into empirical formula. ठीक है जी। Yes, sir. अब N कितना है, 6। So 6 into empirical formula कितना है, CH। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर फॉर्मूला, C6H6।
दोनों एटम्स को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको डायरेक्ट जो है वो मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा होता, वेपर डेंसिटी दे रखी होती है। तो वेपर डेंसिटी से आप मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे? मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी। ओके, सो ये मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड कर लिया अगर वेपर डेंसिटी दे रखी है। फिर उसके बाद फिर से n फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n into एम्पिरिकल फॉर्मूला। गॉट इट? सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज an organic compound on analysis gave the following percentage composition। C दिया है 57.8%, ठीक है, और H दिया है 3.6%, और ऑक्सीजन हमको कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 8 and 6 is 14, 7 3 10 11 61.4, so this becomes equal to 6 90 में minus 8 38.6%, ठीक है। So let's draw the table now। Carbon 57.8, hydrogen 3.6, oxygen 38.6, ठीक है। नेक्स्ट पे हमने क्या करना है? सबको उसके एटॉमिक मासेस के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 57.8 divided by 12, Yes, ma'am. 3.6 divided by 1 and 38.6 divided by 16. Okay? Yes, ma'am. Alright. So let's see answers क्या आते हैं। जब आप 57.8 को डिवाइड कर रहे हो 12 के साथ, तो ये आ रहा है 4.82, दूसरा 3.6 ही आ गया, Yes, ma'am. और जो थर्ड वाला है दैट इज कमिंग टू 2.41, ठीक है। नाउ सबसे छोटा 2.41 है, तो हम तीनों को किससे डिवाइड करेंगे? 2.41 से। सो ये आ गया डिवाइडेड बाय 2.41, 2.41, ठीक है। This will approximately come to 2. This comes to 1.5 Yes, ma'am. and this comes to 1. Yes, ma'am. अब हमको होल नंबर रेशियो लेनी है, बट वहां पे तो 1.5 आ रहा है, तो उसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे so as to get a whole number. Okay, so we multiply this by 2, Yes, sir. multiply this by 2 and multiply this by 2, so our formula becomes C4H3O2. Yes, sir. This is the empirical formula, Yes. ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में उन्होंने हमें वेपर डेंसिटी 83 दे रखी है, तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू 2 into वेपर डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी गिवन टू अस इज 83। सो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 166। Yes, sir. जब आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करोगे तो ये 83 आएगा, Yes, sir. ठीक है। तो अब हमको n कैलकुलेट करना है। Yes, sir. n इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन Empirical formula. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, Yes, ma'am. राइट। Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 166, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ रहा है 83, सो n आ जाएगा 2। Yes, sir. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया molecular formula that is equal to what? That is going to be 2 into this. Yes, sir. So 2 into this अगर आप करते हो C8 H6O4, this is going to be the molecular formula of the compound. Yes, sir. Have you understood? Yes, sir. So इस तरह से आप empirical formula और
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. Okay, Yes, so our next topic now is stoichiometry of chemical reactions. This is our next topic, stoichiometry of chemical reactions. स्टॉकियोमेट्री क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी एक इक्वेशन लिखते हैं तो आपने देखा है कि उसपे हम उससे पहले कोएफिशिएंट्स डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं N2 plus 3H2 to give us 2NH3, ठीक है। सो ये जो 3 हमने डाला और 2 हमने डाला, इसको हम लोग स्टॉकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, राइट। According to the law of conservation of mass, total mass of the reactant should be equal to the total mass of the products. तो उसको शो करने के लिए हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे ही लिख दें, इस तरह से लिख दें, तो ये जो लेवोसियर का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको वायलेट कर देता है। तो इसलिए हमें स्टॉकियोमेट्री से रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है, ताकि वो हमें एग्जैक्ट बताए कि कितने मोल्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, मोल्स। ओके, ये तो जो ये यहाँ पे हमने रखा है ये तो एटम्स रिप्रेजेंट करता है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन हमें क्या बता रही है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया के हमें 2 मोल्स देगा। ओके, इसी के बेसिस पे जो हमारी कैलकुलेशंस हम करते हैं कि कितना वेट, अगर सपोज हम दो कोई भी एलिमेंट्स ले टू फॉर्म अ कंपाउंड, तो उन दोनों का कितना वेट होना चाहिए, अगर हमने कोई स्पेसिफिक वेट लिया है तो वो हमें कितना वेट ऑफ कंपाउंड देगा, दैट इज नोन एज स्टॉकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब इसमें बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रिलेशन कर रहे हैं मास मास रिलेशन। ओके, मास मास रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमें रिएक्टेंट है वो भी मास में दिया है और जो प्रोडक्ट पूछा है वो भी हमें मास में ही पूछा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमें आया ये हमको इक्वेशन दे दिए, ठीक है, और वो बोलते हैं कि हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 24 grams of carbon react with oxygen, ठीक है। सो 24 grams of carbon अगर रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसका एटॉमिक मास देते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 44, यस सर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, according to equation 12 grams of carbon is giving us 44 grams of carbon dioxide, यस सर, ठीक है। so 1 gram of carbon unitary method के accordingly कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देगा, 44 divided by 12, यस सर, और हमें 24 दी है, so 24 grams of carbon कितनी देगा हमें, 24 into 44 upon 12, 44 upon 12 into 24, 2s are 88, yes sir, so it is going to give us 88 grams. Okay, now in this case आपको सिर्फ उसी चीज को कंसिडर करना है या उसी एलिमेंट और कंपाउंड को कंसिडर करना है जो आपको क्वेश्चन में जिसकी वैल्यूज दी है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑक्सीजन का हमें कुछ नहीं दिया, तो हमने जब डिस्कस किया है क्वेश्चन तो हमने ऑक्सीजन को कहीं लिया भी नहीं, यस सर, तो जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपने आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया मास मास रिलेशन।
सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन जो है दैट इज मोल मोल रिलेशन। इसमें सब मोल दिए होते हैं। मोल मोल रिलेशन, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन इज हाउ मच ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड इफ 0.3 moles of hydrogen react, ठीक है। हाउ मेनी moles of ammonia are produced if 0.3 moles of hydrogen is given, ठीक है। सो यहाँ पे हमको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 moles of hydrogen क्या दे रहा है हमें? 2 moles of ammonia, राइट? तो 1 mole of hydrogen क्या देगा? 2/3 moles of ammonia, ठीक है। और 0.3 moles कितना देगा? 2.3 0.2 moles। Have you understood? Yes, ma'am. So ये मोल मोल रिलेशनशिप होता है। अब अगर हमने गैसेस लिए हैं तो उसमें हमारे पास मोल और वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आ सकता है, ठीक है। सो थर्ड रिलेशनशिप हम कर रहे हैं मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप। मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैस है या जो रिएक्टेंट है वो गैस है, ईदर ऑफ द टू। सो अगर हम एक कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके, हम कर रहे हैं, इक्वेशन हमें दी है 2KClO3 decomposes to give 2KCl plus 3O2, राइट। तो क्वेश्चन हमारा है कि what volume of oxygen is produced if 0.5 moles of KClO3 react या decomposes, ठीक है। इक्वेशन क्या बोलती है कि 2 moles 3 moles दे रहे हैं, Yes, sir. और 1 mole of any gas according to Avogadro occupy how much liters? 22.4 liters, ठीक है। So according to equation 2 moles of KClO3 is decomposing to give us 3 into 22.4 liters of oxygen, ठीक है। So 1 mole कितना देगा? 3 into 22.4 divided by 2, ठीक है। और 0.5 moles उन्होंने पूछे, तो 0.5 moles कितना देगा? 3 into 22.4 upon 2 into 0.5, ठीक है। 11.2 आ गया ये, तो ये आ जाएगा 3 2 are 6, 33.6 into 0.5। So 2 से डिवाइड कर लो उसको, 2 1s are 2, 6 are 12, 16.8 liters, ठीक है। क्लियर हो गया? इसका एक शॉर्टकट भी आप देख सकते हो। 2 moles हमें 3 moles दे रहा है, so 0.5 of 2 moles क्या हुआ? 1/4, 1/4 ही हुआ ना। सो अगर 2 moles हमें इतना दे रहा है 3 into 22.4, सो 1/4 moles हमें कितना देगा? तो 3 into 22.4 into 1/4, उससे भी आपका आंसर जो है वो सेम निकल जाता है, राइट। अब इन सब में हम देखते हैं कि हमें एक रिएक्टेंट दिया है, एक ही रिएक्टेंट की हमें वैल्यू दी है, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। पर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमें दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू दे रखी होती है और उसके अकॉर्डिंगली हमको प्रोडक्ट करना होता है। तो उसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं व्हिच इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट।
What do we understand by limiting reagent? Limiting reagent को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कागज जो है उनको जला रहे हैं, Yes, sir. ठीक है? कागज जलाएंगे तो धुआं निकलता है, Yes, sir. कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, Yes, sir. ठीक है? कब तक वो रिएक्शन चलती रहेगी? जब तक हमारे पास कागज है। जब कागज खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी। यही होगा ना कि अगर हमारे पास कागज खत्म हो गया तो रिएक्शन फिनिश। Yes, sir. सो जो कागज हमारे पास है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बुलाते हैं। Yes, sir. जो चीज एक रिएक्शन के होते हुए खत्म हो जाती है दैट इज नोन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? और दूसरा जो होगा, जो हमारे पास बर्न कर रहे हैं हम, वो बर्निंग जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ऑक्सीजन तो कभी कम नहीं होती ना, Yes, sir. तो इसलिए ऑक्सीजन क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। जो रिएक्शन के बाद बच जाता है उसे हम एक्सेस रिएजेंट बुलाते हैं, और जो रिएक्शन के दौरान सारा खत्म हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बुलाते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन आ सकती है, आप लिख सकते हो लिमिटिंग रिएजेंट इज द reactant which is completely consumed which is completely consumed during the reaction. That is what a limiting reagent is. Yes, sir. ठीक है? और दूसरा क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? इट इज द reactant which is left behind after the completion of the reaction, ठीक है? सो लिमिटिंग इसके रिएजेंट के भी हमको कई बार क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं, तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है वो हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। ओके, हमें दिया है क्वेश्चन N2 plus 3H2 to give 2NH3. This is the question given to us. Okay, अब वो बोल रहे हैं कि how much of ammonia is produced if 50 grams of nitrogen react with 10 grams of hydrogen. So आपने अभी पिछले क्वेश्चंस किए थे और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? इसमें आपको दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है। Yes, sir. तो जब दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू दी होगी तो उसको हमें लिमिटिंग रिएजेंट वाले मेथड से कैलकुलेट करना है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो इफ वी कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही फॉर्मूला है ना हमारा। सो वेट गिवन टू अस इज 15 और नाइट्रोजन का आ गया 28। सो क्या आ जाएगा इसका? 50 डिवाइडेड बाय 28 इज आई थिंक 1.7। सॉरी, 28 1s are 28, Yes, sir. 2 और 40 by 2 is 2, 0.7, 1.7 आ जाएगा। 7 8 are 56, ठीक है? तो इसका जो आंसर आ रहा है that is 1.7 moles. Yes, sir. Okay? Alright? Yes. उसी तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आए? 10 ग्राम्स दिया है हमें। Yes, sir. 5. दैट इज इक्वल टू 5 मोल्स। Yes, sir. ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हम इक्वेशन को देखते हैं, राइट? अब इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन one mole of nitrogen is reacting with how many moles of hydrogen? 3 moles, Yes, sir. Yes. right? Is reacting with 3 moles of hydrogen. Yes, sir. ठीक है, और हमारे पास कितने मोल्स हैं? 1.7 मोल्स नाइट्रोजन के दिए हैं Yes, हमें। sir. Therefore 1.7 मोल्स कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? 5 moles. 3 into 1.7। Yes, sir. 5 मोल्स तो हमें दिए हैं ना, पर रिएक्ट कितने करेंगे? कि अगर 1 मोल्स जो है 3 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1.7 मोल्स कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 3 into 1.7। ठीक है, सो ये आ गया 5.1 मोल्स। Yes, sir. पर हमारे पास है कितने मोल्स हाइड्रोजन के? 5 मोल्स। कम है ना देन रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन। Hydrogen. क्योंकि जितने मोल्स हमें चाहिए थे, हमें चाहिए 5.1 मोल्स, Yes. पर हमारे पास हाइड्रोजन के सिर्फ 5 मोल्स है। Yes, sir. जितने चाहिए उससे कम है, Yes, sir. तो अगर उससे कम है तो लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाता है। Yes, sir. ठीक है, सो देयरफॉर द लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। ठीक है, अब जो हमने एग्जांपल लिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही बनेगी जितना हमारे पास पेपर है। Yes, sir. जब पेपर खत्म तो रिएक्शन खत्म है, Yes, sir. Yes, sir. राइट? उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हमारे पास हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो रिएक्शन खत्म हो जाती है। Yes, sir. तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके बेसिस पे बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. सो यहाँ पे 5 मोल्स हमारे पास हैं सिर्फ। Yes, sir. तो आप इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें कितने मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है? 2 मोल्स। Yes, sir. So according to equation, 3 moles of hydrogen is giving us 2 moles of ammonia. Yes, sir. Yes, sir. So 1 mole will give 2/3 moles. Yes, sir. ठीक है, और है कितने हमारे पास? 5 moles. Shit. So 5 moles will give into 5. Yes, sir. That is equal to 10^3 3.3. 3.3. 3.3 moles of ammonia. Yes, sir. Clear? Yes, sir.